दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा सरकार ने पिछली बार जाट आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आंदोलन की जांच करने वाली प्रकाश सिंह कमेटी के आधार पर सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा था, जिसमें 3 HCS अधिकारी भी शामिल थे, जिनके जवाब सरकार को मिल चुके हैं, जिसके बाद अब पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। हरियाणा में दोबारा जाट आंदोलन की सुगबुगाहट के साथ ही सरकार ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए। आंदोलनकारियों के साथ ही सरकार ने लापरवाह पुलिसकर्मियों को भी सचेत करने की कोशिश की। सरकार ने पिछले आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने वाले कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सभी का अध्ययन चल रहा है, वो अलग अलग फाइलें हैं, कुल मिला के 17-18 लोग हैं, तो सबके अलग अलग फाइलें हैं, अलग अलग निर्णय होंगे, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस के हिसाब पे। कुछ इक्के हुए हैं, 4-5 के शायद अखबारों में छपा है, बाकियों के निर्णय पे कार्रवाई चल रही है। सरकार ने आंदोलन की जांच करने वाले प्रकाश सिंह कमेटी के आधार पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा था, जिनमें 3 HCS अधिकारी भी शामिल थे, जिनके जवाब सरकार को मिल चुके हैं, जिनके अध्ययन के बाद पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। IAS और IPS से शोकाज भी किया गया था। एक तो ये बताएं, IAS और IAS से जो शोकाज किया था, उनके जवाब आए हैं, सरकार उसका क्या कर रही है उन जवाबों का? शायद सभी के तो अभी भी ना आए हों। एक अधिकारी का मुझे याद आता, उन्होंने समय लिया हुआ, बढ़वाया था समय। एक ने पहले समय बढ़वाया था, वो उनका समय पूरा होने से, बढ़ा हुआ समय पूरे होने से पहले उन्होंने दे दिया जवाब। माना जा रहा है कि सरकार पिछले आंदोलन के दौरान लापरवाह रह चुके कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर नए सिरे से शुरू हो रहे जाट आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों को सावधानी बरतने और सचेत रहने का संकेत देना चाहती है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। खबर जींद से, जहां पर डीजीपी के कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कार्यक्रम में आए बच्चों के हाथों में खतरनाक हथियार दिखाई दिए, जिसके बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में एक बार फिर से संभावित जाट आंदोलन से निपटने के लिए सरकार के साथ ही पुलिस भी एक्शन में आ गई है। जींद में उग्र आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप और हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां मौजूद सूबे के डीजीपी ने कहा कि इस बार न फोर्स की कमी होगी और न ही सख्ती में कोई कोताही बरती जाएगी। इस बार पुलिस बल की कमी नहीं है। कल ही मैंने 7000 होमगार्ड को 26 जनवरी से हरियाणा पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कॉल आउट किया है, और जींद जिले को भी 1000 होमगार्ड हम देने वाले हैं, और वो जींद जिले के ही जवान होंगे। बाकी जिलों में भी फोर्स जो है उसको पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन वही लोकतंत्र उस बात को कहने की सीमाएं भी आयत करता है। कानून के दायरे में रह के हर एक व्यक्ति को अपनी बात लोकतंत्र में कहनी चाहिए, और मैं यही संदेश देना चाहता हूं सभी नागरिकों को कि कानून के दायरे में रह के जो अपनी बात कहेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो कानून की उल्लंघना करने की कोशिश करेगा तो उस पे कानून अपनी कठोरता जरूर दिखाएगा। ये तो रही आंदोलन के दौरान हिंसा से निपटने की कवायद की तस्वीर, लेकिन इसी कैंप के दौरान बच्चों के हाथों में खतरनाक हथियारों की तस्वीर भी देखने को मिली है। ये देखिए, जैसे ही ये कैंप खत्म हुआ, पुलिस के आदेश पर बच्चे बंदूक, राइफल, ऑटोमेटिक गन्स, गोला बारूद और आंसू गैस के गोले उठाने लगे। कई बच्चे तो इन हथियारों के साथ कलाबाजी भी करते नजर आए। गनीमत रही, इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की लापरवाही तो सामने आ ही गई। जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फरीदाबाद पहुंचे और आरएसएस के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। कार्यक्रम के बाद सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली है। इस मौके पर उन्होंने जींद में बच्चों को खतरनाक हथियार थमाने के मामले पर जानकारी लेकर कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे होने पर संतोष जताया है। जींद में पुलिस का एक कार्यक्रम था और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए गए। कैमरे में कैद हुए कि छोटे छोटे बच्चे पुलिस के हथियार लेके, बम लेके और गाड़ियों में रख रहे थे पुलिस की। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो इसकी जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से जो भी कोई बात आएगी उसका संज्ञान लेंगे।
देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को बताते हुए कि 2 वर्ष के इस कार्यकाल में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर जो प्रयत्न किए थे, चाहे उसमें हमारे सरकारी विभाग हैं अथवा जनता के भी बहुत से ऐसे संगठन हैं, NGOs हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। जन जागरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो उस समय का जेंडर रेशो था जो 850 से भी कम था, आज वो 900 को पार कर गया है। ये अच्छा एक परिणाम निकला है, जिसका एक संदेश पूरे देश भर में क्या दुनिया भर में है कि परिणाम करने के बाद इस प्रकार की सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर भी काबू पाया जा सके। हरियाणा में ई गवर्नेंस सिस्टम लागू करने को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे ई पंजीकरण समेत कई कामों को आसान बनाया जाएगा। हरियाणा में राजस्व बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नए कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में ई गवर्नेंस लागू करना और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पंजीकरण कार्य समेत कई कामों को आसान बना दिया जाएगा। करनाल डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर्स का काम बहुत ही अच्छा है। 100% जमाबंदियां ऑनलाइन है, म्यूटेशंस भी बहुत इम्प्रूव्ड हैं। हमने सारा अपना सॉफ्टवेयर भी बदल दिया है ताकि ई चालान से जो डेफिशिएंसी का स्टैम्प पेपर है वो ना गड़बड़ उसकी हो सके। करनाल में राजस्व विभाग और प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक कर नए नियमों को लागू करने का फैसला लिया। अब रजिस्ट्री में ई स्टैंपिंग अनिवार्य होगी, जो भ्रष्टाचार रोकने में कारगर होगा। वहीं राजस्व विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है, ताकि एक ही नंबर के कई स्टैंप नहीं निकाले जा सकेंगे। हम ई स्टैंपिंग अब कंपलसरी करने जा रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में भी, और भी कई चीज़ों में, जिस तरह हम डिजिटल सिग्नेचर से रजिस्ट्रेशन सभी लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे। CM साहब के आदेश के अनुसार सभी जगह हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ ई गवर्नेंस के दौरान हो और पॉस मशीन्स भी सब जगह ई दिशा सेंटर्स में लगें। हरियाणा के हर जिले में ई स्टैंपिंग की सुविधा मुहैया करवाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। साथ ही सभी राजस्व कार्यालयों और ई दिशा केंद्रों में POS मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि सारा लेन देन कैशलेस हो सके। कमरजीत सिंह विर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, करनाल। जींद में हैफेड कर्मचारी की मौत के बाद परिवार वालों का आंदोलन और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन परिवार वालों ने प्रदर्शन रोकने से साफ मना कर दिया। जींद में हैफेड कर्मचारी ईश्वर सिंह की मौत के बाद जोर पकड़ चुका आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलनकारी दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। उधर हरियाणा सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने घटनास्थल पर परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद परिवहन मंत्री जींद के सामान्य अस्पताल में कमेटी के लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन कमेटी की तरफ से कोई भी बातचीत को नहीं पहुंचा। आंदोलनकारियों की शर्त यह है कि पहले दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं और बिहार मुख्यमंत्री यहाँ आया हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है और एक एक बिंदु के ऊपर उनके सामने हम चर्चा करते, वो हमारी बात सुनते। उनको लगता भी सरकार पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन कोई बात सुने तभी तो। ईश्वर हैफेड में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। 4 दिन पहले ईश्वर ने अपने ही घर में फांसी लगा ली थी। मौके से मिले सुसाइड नोट में ईश्वर ने विभाग के आला अधिकारी DFSC अशोक रावत और SHO रामनिवास पर उसे झूठे केस में जेल भिजवाने का आरोप लगाया है। जींद से राजकुमार गोयल, जी मीडिया। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक MG रोड पर बने एक स्पा में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। रेड के दौरान 12 लड़कियों को रिहा करवाया गया है, जबकि 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस को शहर के MG रोड पर एक स्पा में जिस्म फरोशी का धंधा चलने की खबर मिली। इसके बाद पुलिस ने रेड किया और इस गंदे खेल का पर्दाफाश हो गया। इस दौरान पुलिस ने 12 लड़कियों को इनके चंगुल से रिहा कराया और 3 लड़कों को गिरफ्तार भी किया। MG रोड पे क्वीन स्पा के नाम से जो ये स्पा सेंटर है, वहाँ पे रेड की गई है। रेड के दौरान वहाँ पे वेश्यावृत्ति करते हुए बंदों को राउंड अप किया गया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसमें कितनी लड़की कितने लड़के
गिरफ्तार किए गए हैं, पकड़े गए हैं? अभी इसमें 3 लड़के और जो लड़के हैं वो राउंड अप की गई हैं, जिस पे अभी FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुरुग्राम दिल्ली NCR का एक ऐसा इलाका है जो बेहतरीन रिहाइश के साथ ही कॉरपोरेट कल्चर के लिए भी मशहूर है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इन्हीं के आड़ में अपना धंधा जारी रखे हुए हैं, जिन पर पुलिस की और सख्ती की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गुरुग्राम। भिवानी में पुलिस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जिसे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाई है। मैराथन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं को नशे से दूर रहने और सामाजिक सौहार्द कायम करने में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करने के मकसद से भिवानी में दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौड़ को जिलाधिकारी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा ये जो है, इसका जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी एनर्जी है वो खेल के माध्यम में या इस तरह के उसमें करें, नशा मुक्त रहें। इनको ये संदेश देना है हमारा कि ये नशा जो है ये इनकी बनाम एक बीमारी है और नशे से बचाव के लिए स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। दौड़ में हिस्सा ले रहे युवाओं ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और इसे सेहत के लिए जरूरी बताया। जो जिला प्रशासन द्वारा ये जो मैराथन करवाई जा रही है, इससे बच्चों में उत्साह होगा और बच्चों को कुछ करने का और गेम में आगे जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रदेश सरकार के निर्देश पर हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर दौड़, मैराथन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। नवीन शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। आगे बढ़ते खबर हिमाचल से लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में दूसरी राजधानी बनाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरी या तीसरी राजधानी बनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये विषय कैबिनेट में चर्चा के लिए आने वाला है और उसके बाद ही तय होगा कि राजधानी पर कितना खर्च आएगा और क्या इसकी आगामी रूपरेखा होगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में नए जिलों के गठन की संभावनाओं की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। राजधानी बनाने से दूसरी या तीसरी राजधानी बनाने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। इससे क्या जिलों की संभावनाएं बढ़ रही हैं, नए जिले बनने की? नए जिले बनने की भी कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 50-50 लाख के जिले हैं और हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख की है और हमारे 12 जिले हैं, तो नए जिले बनाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ना कहीं से कोई मांग है। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर हिमाचल में सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जिन युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है वही इन्हें हटाएंगे, तो वहीं सरकार सभी वायदों को पूरा करने का दावा कर रही है। एक प्रकार से इन्होंने जो खिचड़ी पकाई है, ये प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके सीने पर एक प्रकार से बिजली चमकाने जैसा है और बिजली गिराने जैसा है, क्योंकि जिस नौजवान को, बेरोजगार को, उनकी भावनाओं को उजागर करके 2012 में इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, आज उस बेरोजगार के साथ एक प्रकार से विश्वासघात किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स ने 23 जनवरी से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि मांगे नहीं माने जाने पर 24 फरवरी से फुल स्ट्राइक की जाएगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार पर प्रदेश की तमाम संस्थाओं ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों ने भी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। 23 जनवरी से प्रदेश के तमाम डॉक्टर्स हड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान सभी जिलों के डॉक्टर कैजुअल लीव के जरिए हड़ताल को अपना समर्थन देंगे। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। 23 तारीख को हम मास कैजुअल लीव से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए ब्लैक बैजेस वियर करेंगे और ड्यूटी परफॉर्म करेंगे अपनी सारी। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं हमारी सुनती है तो उससे अगले 10 दिन हम 2 घंटे का जो है पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे मॉर्निंग आवर्स में। फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर एक और दिन हम मास कैजुअल लीव देंगे। फिर भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर 24 फरवरी को हमने मास रेजिग्नेशन का प्लान किया। इस बीच हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने डॉक्टर से हड़ताल नहीं करने की अपील की है।
कौल सिंह का कहना है कि सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बना रही है, जिसे जल्द ही बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। उनके लिए हम कानून अब ला रहे हैं, जो हमारे बजट सेशन में हम उस कानून को पास करवाएंगे। लॉ डिपार्टमेंट को बिल बनाने के लिए मैंने कह दिया है और डॉक्टरों से भी मैं अपील करता हूँ, इन छोटी छोटी बातों पे जो है हड़ताल करना ठीक नहीं है। साल चुनावी है तो प्रदेश के सभी विभागों को लगता है कि ये सरकार पर दबाव बनाने का अच्छा मौका है। इससे पहले प्रदेश के मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी और हेल्पर यूनियन ने भी सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज शर्मा, जी मीडिया, मंडी। और अब बात करते हैं हिमाचल के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शिमला में बारिश तो कुफरी में हुई बर्फबारी के बाद पारा और भी नीचे चला गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये शिमला की तस्वीरें हैं जहां पर एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश का मौसम शुरू हो गया है। दूसरी तस्वीर किन्नौर की है जहां पर बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ वहां पर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो 24 जनवरी से पूरे हिमाचल में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो सकता है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उधर पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बाद मैदानों में भी सर्दी का कहर जारी है। तो मौसम ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में करवट ले ली है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला और किन्नौर की। शिमला में बारिश हो रही है तो वहीं शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल किस तरह का मौसम हिमाचल में बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान? मोनिका, अभी मौसम विभाग के तरफ से जो प्रेडिक्शंस आई हैं वो ये है कि 24 तारीख मतलब परसों से हिमाचल में दोबारा से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, जिसका इफेक्ट 27 तारीख तक रहेगा। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे काफी हैवी या स्कैटर्ड स्नोफॉल की प्रेडिक्शंस की गई हैं। और जो हिमाचल के निचले इलाके हैं, जो प्लेन के इलाके हैं, वहां पे बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल से जुड़े हुए जो दूसरे राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जाएगा। ऐसी प्रेडिक्शंस मौसम विभाग द्वारा जारी की गई हैं। जी मानिक। जी विशाल, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल में शुरू हो सकता है, वहीं इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। और वक्त आज के सवाल का है। हमारा आज का सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल ने सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर को धोखा दिया है? यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y, नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N और SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर। इस सवाल का जवाब आपको रात 9 बजे के बुलेटिन यानी कि पंजाब एट 9 में मिल जाएगा।